लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड राज्य की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन हर बार चुनाव की अगर बात करें तो विकास का मुद्दा काफ़ी अहम रहता है और जनता हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, विकास के मुद्दे को ही हमेशा चुनती हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ विकास के अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई जी से बात करेंगे। सर, आप मुख्य रूप से देखें तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हमारे जो हिमालय हैं, वो काफ़ी वीक बताए जाते हैं, कमज़ोर। आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए हिमालय को जैसे हम लोग नाजुक बताते हैं, बहुत सारी रीजन्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसके ओरिजिन का बारे में हम लोग देखेंगे तो हिमालय जब पैदा हुआ था तो दो प्लेट का टकराने से हुआ था। अभी भी वो प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है। तो एक तो रीज़न है प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है सब सरफेस में रॉक्स का डिफॉर्मेशन हो रहा है, रॉक्स का एक्सुमेशन हो रहा है, टेक्टोनिक्स हो रहा है, न्यू टेक्टोनिक्स हो रहा है। इसके वजह से बहुत तरी हिमालय स्ट्रेस हो जा रहा है। इसके ऊपर से हिमालय इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, इसके ऊपर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो बहुत सारे फैक्टर मिलजुल के हिमालय का जगह जगह में बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत जगह में कम नाजुक पैदा हुआ है। तो इतना सारी रीजन्स है हिमालय का नाजुक बनाने के लिए। सर, कभी भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस दौरान हमेशा विकास का मुद्दा काफ़ी अहम रहता है। लेकिन ये हिमालय पे जो विकास की चुनौतियां हैं या फिर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए ताकि खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनको विकास का सही मतलब पता चल सके और वास्तव में विकास हो भी सके? देखिए विकास तो हिमालय में जो लोग वहाँ पर हैबिटेशन कर रहे हैं, उनके तो एक्सपेक्टेशन रहता ही है। एंड पर्टिकुलरली उत्तराखंड स्टेट में इतना सारी रिसोर्सेस है। हम देखेंगे ग्लेशियर्स है, स्नो है और रिवर्स है। इसके अलावा यहाँ पर मिनरल्स है, ओर्स है, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस है और हम लोग इसमें स्प्रिंग्स है। तो सारी चीज़ों को आप अगर देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े रिवर वहाँ से आ रहे हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने के लिए, यहाँ का लोगों को ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूसेज के लिए, इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए काफ़ी सारी सोर्सेस है। इसके अलावा एक उत्तराखंड स्टेट का एक सीनिक ब्यूटी है। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी मिलता है जो मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स है। तो बहुत तरह चीज़ को अगर साइंटिफिक वे में हम लोग उसको यूटिलाइज करें तो विकास का काम में एंड लोगों का जो एस्पिरेशन है वो एस्पिरेशन है यहाँ पर रोड का हो, टनल का हो, यहाँ पर हाई और भी कुछ रोपवे हो और कुछ छोटे छोटे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उससे माइक्रो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चरल फार्म्स हो, लाइफ स्टॉक फार्म्स हो और एनर्जी रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हो, हाइड्रोथर्मल जियोथर्मल हो और मे बी हाइब्रिड प्रोजेक्ट हो, सोलर हो। बहुत सारी स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ उत्तराखंड स्टेट के लिए है। सर, आप पर्यावरण के लिहाज से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ लोगों को लुभाती भी हैं और पर्यावरण एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है उत्तराखंड के लिहाज पर देखें। लेकिन अभी भी जो स्थिति है, कोई स्थिति से बात करें तो हम एक कोई ऐसा रोड मैप तैयार नहीं कर पाए हैं ताकि पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो उसका हम ढंग से संरक्षण कर सकें, उसका संवर्धन कर सकें। देखिए ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है। अभी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज वो इम्पैक्ट कर रहा है हमारा हिमालयन रीजन में और क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर्स भी हो रहा है। तो कभी भी सरकार जब भी कदम उठाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज का वजह हो और जो सब सरफेस में जो प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो और एंथ्रोपोजेनिक वजह के सो, तो हम लोगों को जियोलॉजिकल जियोफिजिकल स्टडी से उसको बहुत संज्ञान में लेना है। उसका स्टेबिलिटी कितना है, कहीं पर कुछ का प्रोजेक्ट को करना चाहिए, कहीं पर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना उसका शेप साइज होना चाहिए। बहुत तरह चीज़ों के बारे में ध्यान में रखते हुए इम्पैक्ट असेसमेंट करते हुए इस जगह में हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर सकता है एज वेल एज इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करके बता सकता है कौन सा रीजन में क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हो सकता है, हमारा सोसाइटी में क्या हो सकता है। क्योंकि लोगों का तो एस्पिरेशन रहेगा, गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसको पूरा करने के लिए।
क्योंकि हिमालय नाजुक है, तो नाजुक हिमालय में हम लोगों को जो करना है वो एक ऑप्टिमल और बैलेंस वे में करना पड़ेगा, जिसमें से हमारा काम भी मकसद भी पूरा हो जाए, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक की कुछ ग्रोथ भी हो जाए वन साइड, एंड अदर साइड जो हिमालय का नाजुक एनवायरनमेंट है उसको भी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन हो जाए। सर, पर्यावरण की जो हम बात करते हैं तो सरकार अपना काम करती है। आप लोग साइंटिस्ट भी अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जनता की सहभागिता क्या होनी चाहिए? कि पर्यावरण को अगर हम बचा रहे हैं तो जनता की एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर जनता लापरवाही करती है या फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो काम करती है तो उससे नुकसान पर्यावरण को होता है। तो जनता को कितना जागरूक होने की ज़रूरत है और जनता को क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम साइंटिफिकली कुछ भी करें, अगर वो आम जनता तक वो साइंस का इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना पहुँचे, यहाँ का पॉलिसी डिसीजन मेकर जो हो, जो पॉलिटिशियंस हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, सभी का अपना अपना राय लेकर के एकत्रित हो करके हम लोगों को ये जो आजकल डिजास्टर्स हो रहा है, यहाँ पर आपदाएँ आ रहा है, यहाँ पर जिस तरह से क्लाइमेट के इम्पैक्ट हो रहा है, उसके साथ अगर फाइट करना है, उसके साथ अगर जीना है, तब हम ही सभी लोगों का अपना अपना रोल है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ, उनके डूज एंड डोंट्स। जब हम हिमालयन रीजन में यहाँ पर हैबिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को रहना है, तब कुछ चीज़ हम लोगों को हिमालयन स्पेसिफिक और माउंटेन स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। किस तरह से बिल्डिंग होना चाहिए, लाइट कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग होना चाहिए। एक जगह में एकत्रित हाई राइजिंग बिल्डिंग के वजह से हमने क्यों ना सैटेलाइट टाउन, एक छोटा छोटा बिल्डिंग बहुत दूर तक उसको, तो उसके जो लोड होता है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लोगों को ये भी समझाने का ज़रूरत है, एफॉरेस्टेशन जो ट्री का रूट्स किस तरह से स्लोप को प्रोटेक्ट करता है। पानी जो घर से हम लोग ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ले जाएंगे तो पानी नीचे पार्कुलेशन होने का संभावना कम रहेगा। जितना पानी नीचे जाएगा उतना हमारा ये जो स्लोप रीजियन में ये प्लेन ऑफ वीकनेस सब सरफेस डेवलप होगा, उसके ऊपर एवेलेंच, उसके ऊपर रॉक एवेलेंच हो और सम सॉर्ट ऑफ लैंडस्लाइड होने का संभावना रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ डूज एंड डोंट्स इसका बारे में, कभी भी जब रोड होता है जो उसमें मार्क होता है उसको इमीडिएटली डिस्पोज करने का ज़रूरत है। अगर हम उसको वहाँ पर छोड़ देंगे, वो डाउन स्ट्रीम में जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम को ब्लॉक करेगा, टेम्पोररी डैम होगा और बाद में वो डैम ब्रीच होकर के फ्लैश फ्लड हो सकता है। तो इसके जो जानकारी हम लोगों को, उसके कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, रिजिलियंट कैसे करना चाहिए, रेट्रोफिट कैसे करना चाहिए, ट्रीज़ एफॉरेस्टेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत तरह चीज़ें हैं जो हम लोग इस रीजन में कभी कभी कोई जाते हैं, प्लास्टिक छोड़ के आता है, प्लास्टिक का इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होता है वो लोगों को समझना चाहिए। अगर सब लोग इस तरह से अगर समझ जाएंगे और एक साथ में जो साइंटिफिकली नॉलेज गेन किया है, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोगों को अगर एक साथ में खड़ा होना है, तो इतना सारी नॉलेज हमारा सेंसिटाइजेशन के माध्यम से, हमारा साइंस एजुकेशन के माध्यम से ज़रूरत है। एंड पर्टिकुलरली सबसे बड़ी चीज़ है, हिमालय रीजन में जो स्कूल कॉलेज है उसके सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। वो सिलेबस में हम लोगों को डिजास्टर क्यों होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसके लिए हम लोग मिटिगेशन क्या कर सकता है, हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या है, रिकवरी कैसे कर सकता है, पोस्ट डिजास्टर कैसे हमारा रोल हो सकता है, इसके बारे में आई थिंक वो सिलेबस में इंक्लूड करने का ज़रूरत है। क्योंकि आजकल का बच्चा जब उसका दिमाग में सब चीज़ चले जाएगा थ्रू एजुकेशन, तो वो सोचेगा, उनके अंदर में वो इनोवेटिव आइडिया डेवलप होगा। तो अब एक दिन आएगा जो हम लोग हमेशा बात करता है, जो डिजास्टर्स के साथ हम लोग को जीना है, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी बनाना है, वो बनाने के लिए वही हमारा वर्कफोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स वही होगा जिसके माध्यम से हमने जो सपना देख रहा है, ये उत्तराखंड स्टेट को एक डेवलप स्टेट बनाना है इंडिया में, और एक रोल मॉडल का काम भी कर सकता है। इसी में इतना सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, साइंटिफिक नॉलेज है, इतना सारी इंस्टीट्यूट एक साथ में काम कर रहा है। सबको ले करके रियली हम लोग उत्तराखंड स्टेट को अगला कई सालों में एक स्टेट बना सकता है, जिसमें हम ये प्रूव कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, जितना सारी रिसोर्सेस है, इतना आपदाएँ है, इतना अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारा पास इतना साइंटिफिक नॉलेज गेन है, सबको एक साथ में ले करके अगर सब
गवर्नमेंट जो हम हमेशा बोलते हैं गवर्नमेंट करेगा, एक्चुअली गवर्नमेंट मतलब हम ही सब लोग मिल के गवर्नमेंट है। अगर सब लोग मिल कर का कोशिश करेंगे, हम अगला कई सालों में देखेंगे उत्तराखंड स्टेट वन ऑफ द डेवलप स्टेट हमारा कंट्री में होगा। एक रोल स्टेट का भी एग्जाम्पल बनेगा, जिसमें इतना सारी आपदा के बाजू भी इतना सारी प्रॉब्लम के जो हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को ड्रैग करता है, उससे हम एक मॉडल स्टेट बना के प्रूव कर सकते हैं दुनिया में। बिल्कुल सर, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देश की आधी आबादी को शुद्ध हवा देता है, पानी मुहैया कराता है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के तमाम गांव ऐसे हैं जो खासकर गर्मियों के सीज़न में वहाँ पानी की काफ़ी अधिक किल्लत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने को लेकर के भी क्या कुछ हम तरीका अपना सकते हैं? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के तमाम जो हमारे स्प्रिंग्स हैं वह सूख गए हैं, हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूखते जा रहे हैं। तो इन सबको पुनर्जीवित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, ये भी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा इंस्टीट्यूट वाडिया इंस्टीट्यूट भी हम लोग इसी एंगल से सोच रहे हैं। क्योंकि आजकल जिसके वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से ये मैं उत्तराखंड स्टेट में हमारा ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थ्रू किस तरह से पानी कहाँ से बहे जा रहा है नीचे से जो अंडरग्राउंड में। तो हम लोग इसको काफ़ी स्टडी करके ये साइट सिलेक्शन का काम भी करने प्रयास कर रहा हूँ। अभी उसमें से अगर पानी अंडरग्राउंड जैसे हम लोग उसको बोलते हैं, जे एक ग्राउंड वाटर पाथ है, वो पाथ के थ्रू ट्रांजिएंट वाटर जब वहाँ पर बारिश हो रहा है, जब वहाँ पर पिघल रहा है, वो पानी निकल के नीचे चला जा रहा है। तो हमको ये स्टडी से पता चल रहा है वो पानी कहाँ से आ रहा है, जा रहा है। तो उसमें क्यों ना एक एम्बैंकमेंट बना के अंडरग्राउंड में एक वाटर बॉडी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें वहाँ का जो लोकल लोग हैं उसके ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए वो पानी का जो समस्या है उसको पूरा कर सकते। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी कर रहे हैं, आप सही कहे हैं, जो बहुत सारी स्प्रिंग्स 30-40 ईयर्स पहले जो वहाँ का लोगों को पानी का समस्या नहीं था, आज वो देख रहा है कुछ स्प्रिंग्स डेड हो रहा है, कुछ स्प्रिंग्स और डेड होने जा रहा है। तो उसको भी किस तरह से रिजुविनेट, पुनरुज्जीवित कर सकता है, उसके भी बहुत सारी प्रयास चल रहा है। हमारा यहाँ पर जियोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो भी हम किस तरह से उसको रिचार्ज कर सकता है, किस तरह से अर्बन डेवलपमेंट का वजह से बहुत सारी फैक्टर का वजह से वो डेड हो रहा है, उसको भी किस तरह से हम लोग कह सकता है जो हमारा अप्रोच ऐसे होना चाहिए जिस अप्रोच से उसको फिर पुनरुज्जीवित कर सकता है। सर, उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है और इस आपदा की वजह से हम हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, कई जानें भी जाती हैं, लेकिन अभी भी हम वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि आपदा के से आने से पहले हमें लोगों को सूचना मिल जाए ताकि वो अपने आप को सेव कर सके, या फिर आपदा के दौरान जो नुकसान होते हैं आम जनता इससे भागीदारी निभाए कि उस जगह पे ना मौजूद हो जो काफ़ी संवेदनशील हो। देखिए, ये इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट का एक मैंडेट ही है। हम लोग किस तरह से ये हैज़र्ड्स को असेस कर सकता है, एंड असेस करने के बाद उसको किस तरह से हम लोग मिटिगेशन का एक मेजर दे सकता है, सो दैट लोगों को नुकसान कम पहुँचे, नुकसान लोगों का और लाइफ स्टॉक का भी हमारा लॉस कम हो। तो इस एंगल से हम लोग एक फैक्टर नहीं है, काफ़ी फैक्टर को लेकर के काम कर रहा हूँ। जो क्लाइमेटिक के वजह से क्या चीज़ हो रहा है, वो सब सरफेस और नेचुरल प्रोसेस के वजह से क्या चीज़ सब सरफेस बदलाव आ रहा है, सरफेस में बदलाव आ रहा है, उसके लैंडस्केप चेंज हो रहा है, उसके जियोमॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का वजह से भी क्या हो रहा है, इतना गर्मी का वजह से सरफेस रॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसमें फ्रैक्चर डेवलप, बहुत सारी स्टडी एक साथ में लेकर के क्लाइमेटिक फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इशू, ऐसे लेकर के हम लोग काफ़ी स्टडी किए हैं। वो स्टडी करके कौन सा जाएगा ज़्यादा वाल्नरेबल टू डिजास्टर्स है, वेदर अर्थक्वेक रिलेटेड हो, वेदर लैंडस्लाइड रिलेटेड हो, वेदर एवेलेंच रिलेटेड हो, हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं सैटेलाइट डेटा, लैंड बेस्ड डेटा लेकर के, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हैज़ार्ड है उसी रीजन को हम लोग वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रख करके वो इंस्ट्रूमेंट के साथ मॉनिटर करने जा रहा है किस तरह से उसका हेल्थ चेंज हो रहा है। एंड थर्ड, उसी से हम लोग डेवलप करने जा रहा है अर्ली वार्निंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर एन अर्थक्वेक, बिफोर एन एवेलेंच, बिफोर एन लैंडस्लाइड, अगर पहले से उस रीजन में इस संभावना को हम लोग अलर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली वहाँ का लोगों का जो किस तरह से रिहेबिलिटेशन और किस तरह से प्रिपेयर्डनेस वो पहले से बना के रखेंगे, सो दैट वो लोग इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। अगर वो लोगों को हम पहले
3 घंटा 4 घंटा पहले, 1 हफ्ता पहले इस तरह से अलर्ट सिस्टम के थ्रू कुछ बता पाएंगे तो डेफिनेटली जो हमारा प्रिपेयर्डनेस है, जो मिटिगेशन करने के लिए प्रयास है, वो कामयाब होगा। और टाइम टू टाइम हम लोगों को उसको मॉक ड्रिल के थ्रू सेंसिटाइज करेंगे, समझाएंगे। ऐसे कुछ चीज़ आने का संभावना है तो आप लोग उसको रिस्पॉन्स कीजिए। रिस्पॉन्स में आपका रोल क्या होना है, सो दैट अल्टीमेटली लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी चीज़ नहीं रहेगा। आप कितना भी आपका मकान होगा और कुछ वहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन लाइफ को अगर किस तरह से हम लोग कुछ अर्ली वन के थ्रू बता पाएंगे, तो इसी प्रयास में हम लोग वाडिया में काफ़ी काम कर चुके एंड कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं सो दैट वो प्रॉपर टाइम में वेदर अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग का हो, वेदर अर्थक्वेक का हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ इवेंट आने का पहले चेंज होता है, जिसको प्रिकर्सरी बोल रहा है। गुत्तू रीजन में प्रिकर्सरी स्टडी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग धलीगंगा, ऋषिगंगा में सेस्मोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड ऑटोमेटिक मीटरोलॉजिकल स्टेशंस लगा के उससे भी ग्लेशियल एवलेंच एंड ग्लेशियल लेक्स भी स्टडी कर रहा है। एंड वन ऑफ द लेक भागीरथी कैचमेंट में भी भिलंगना लेक है, उसके ऊपर जो ग्लेशियर है, खैथलिंग ग्लेशियर है, उसमें भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें पता चल रहा है ग्लेशियर लेक एक्सपेंड हो रहा है और वहाँ पर जो ग्लेशियर है वो भी थिन हो रहा है। तो इसमें से हम लोगों को ये संज्ञान में अभी काफ़ी ज़्यादा लेना ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग इस तरह में संज्ञान दिए हैं, तो उसको अगर कॉन्स्टेंटली असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो जिस तरह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लैट 2013 में केदारनाथ में आया था, उसके पहले से अगर हम लोगों के पास मैसेज पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली उसमें जो डैमेज हुआ था, उसमें जो नुकसान हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूनीकरण कर सकता है। हम लोग तो ये सब नेचुरल प्रोसेस को बंद तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वैकल्पिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा ऐसा देखा जाता है कि तमाम डैम बन जाते हैं, तमाम डैमों को परमिशन नहीं मिल पाते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा पे हमें किस तरह से जोर देना चाहिए, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा भी हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम उसका इस्तेमाल करके जो है वैकल्पिक ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल आजकल क्लाइमेट चेंज का यही होता है, जो मोस्टली हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करके ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। एंड फॉसिल फ्यूल से बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस जनरेट होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह है। तो अभी यूएन का भी जो इनिशिएटिव है, हम लोग ये प्रयास चालू कर रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है जो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल को छोड़ के रिन्यूएबल हो और ग्रीन एनर्जी हो। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमारा उत्तराखंड स्टेट में भी इतना सारी नदियां हैं, इतना सारी उसके ऊर्जा का सोर्स है, तो उसका अगर प्रॉपरली साइंटिफिक वे में एक्सप्लॉइट करेंगे तो डेफिनेटली ये एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स बनेगा। एंड ओनली थिंग दैट जब भी किधर भी ये ऊर्जा का हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, वो प्रोजेक्ट का मैंने पहले भी बताया, प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट टू द इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो जा रहा है, वो एसेस करके ही, और हमारा पास जियो साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से हम लोग उस एसेस करके बता सकता है, जियोलॉजिकल स्टडी से बता सकता है कहाँ पर फ्रैक्चर्स है, फॉल्ट्स है, कौन सा एरिया में रॉक फॉर्मेशन थोड़ा मजबूत है, थोड़ा वीक है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे एक प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प होता है। जियोफिजिकल स्टडी से भी कहाँ पर नीचे कुछ वाटर पॉकेट्स है और वीक जोन है, उसमें कुछ सब्सिडेंस होने का संभावना है कि नहीं है, और जो ड्रिलिंग से भी हमने वहाँ पर जो रॉक लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसमें इन सिटू परमेबिलिटी, प्रेशर कितना है, उसमें से एक प्रोजेक्ट का हेल्दी बनाने के लिए, लॉन्ग रन में वो प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल करने के लिए जो होना चाहिए, वो जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल स्टडी से हम लोग दे सकता है। तो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग हमेशा बातें करता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है ऊर्जा जनरेट करने के लिए, लेकिन हम लोगों को बहुत ही इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू ही उसको करना है, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट बाद में हमारा सोसाइटी के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हिमालय में और पर्टिकुलरली उत्तराखंड स्टेट में हम लोग भी वाडिया से काफ़ी ज़्यादा
जो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज अराउंड 40 जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं एंड उसके जो सरफेस टेम्परेचर उसका सब सरफेस टेम्परेचर भी हम लोग एस्टिमेट किए हैं। इससे पता चलता है जे अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली साइंटिफिक वे में एक्सप्लॉइट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 10,600 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है। अगर इस तरह से अगर पावर जनरेट करेंगे तो हमारा जो 4 धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ में, और उस जगह में हम लोग पूरा एनर्जी का जो ग्रीन एनर्जी का बातें कर रहे हैं उसको पूरा कर सकता है। दिस इज़ सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड एक चीज़ हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर पैरेलली हम लोग एक अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स डेवलप ना कर पाए, पूरा वर्ल्ड उसके काम कर रहा है, लेकिन अभी तक रेनेसा और कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जे इसके अगर ब्रेक थ्रू नहीं हुए तब भी हम लोग को डिपेंड करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल के ऊपर। तो फॉसिल फ्यूल जब वो जनरेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अभी प्रयास ये चल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम लोग कैप्चर कर सकता है, हाइड्रेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एडजॉर्प्शन हो, कुछ इनोवेटिव वे में अच्छी तरह से उसको कैप्चर करना है, स्टैटिक सोर्स से हो, डायनेमिक सोर्स से हो। कैप्चर करने के बाद हम लोग एक इन सिटू प्रयास ये भी कर रहे हो उसको क्यों ना कन्वर्ट कर दिया लार्ज स्केल में, कुछ कार्बोनेट में, मिथानॉल में, जो हमारा कुछ डे टू डे प्रोडक्ट में काम में आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे कार्बोनेट में, वो कार्बोनेट हमारा बहुत तरीके काम में आता है। जैसे वो कार्बोनेट हमारा यूज़ हो सकता है एज ए ड्रग भी यूज़ हो सकता है, एज ए पल्प, एज ए अपने ग्लास यूज़ हो सकता है, सीमेंट यूज़ हो सकता है, एंड वाटर सॉफ्टनिंग यूज़ हो सकता है, डिटर्जेंट रूप में यूज़ कर सकता है। तो वो प्रयास करना ज़रूरी है। अगर मिथानॉल भी बन गया, उसमें हमारा जो सिंथेटिक फैब्रिक्स है, सिंथेटिक हमारा जो इवन पेंट्स है, इवन बहुत तरह एग्रोकेमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत काम में उसको प्रोडक्ट में यूज़ कर सकता है। तो ये प्रयास चल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट सभी का हमारा सोसाइटी में वो काम में आ जाए। तो इसके वजह से हम लोग लेबोरेटरी में एक स्टडी कर रहे हैं, जिस लेबोरेटरी में हाइड्रोजन ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर फील्ड में बहुत मात्रा में कभी कभी कैल्शियम एंड आयरन सिलिकेट जो इग्नियस रॉक है, वो रॉक को लेबोरेटरी लेकर के हमने वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला के पंप करके एक प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम के साथ हम लोग वहाँ पर प्रोटोकॉल डेवलप कर रहा है किस तरह से जो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करके वहाँ से हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकता है। ये भी प्रयास चल रहा है। सो दीज आर ऑल इनिशिएटिव आवर इंस्टीट्यूट में हो रहा है। सो ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स का बात कर रहा है, एंड इसके भी उत्तराखंड स्टेट के लिए काफ़ी ऊर्जा यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, काफ़ी ऊर्जा यहाँ पर है, उसको प्रॉपर्ली साइंटिफिक वे में कन्वर्ट करना है। सर एक अंतिम सवाल है कि 14 तारीख को यहाँ मतदान होना है, तो जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए एक छोटा संदेश कि अधिक से अधिक मतदान हो, जो हमारा मतदान फीसदी है वो काफ़ी अधिक बढ़े। देखिए, इलेक्शन तो अभी हम ही लोगों का, सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक मजबूत सरकार बनाना, एक अच्छी तरह से जिसको जो काम करने के लिए अभी हम लोगों का सभी का अपना अपना प्रयास है। एंड पर्टिकुलरली मैं शुरू में कहा था जो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग एक मॉडल स्टेट बना सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी को, जी इतना सारी रिसोर्सेस है, इतना सारी हमारा पास हैज़ार्ड्स और डिज़ास्टर्स होता है, इतना सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप्स है, यहाँ पर लोगों को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा हो सकता है, और लोगों का एस्पिरेशन पूरा करने के लिए भी बहुत तरह यहाँ पर रोड, इधर बहुत तरह चीज़ कर सकता है। लेकिन उसका साइंटिफिक वे में करने के लिए एक डेफिनेटली एक मजबूत सरकार का ज़रूरत है। और मजबूत सरकार तभी बनेगा जब हम लोग पूरा जो इलेक्टोरल हमारा जो वोटिंग, जिसका वोटिंग राइट है, ऑल वोटर्स अपने वोटिंग का दिन में जा कर के अच्छे लोगों को चुने, एंड जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन डिफरेंट जिस तरह के देखे हैं हम लोग, कुछ कौन सा कैंडिडेट क्या चीज़ कर सकता है हमारा राज्य के लिए, हमारा देश के लिए, उसी अच्छे लोगों को अगर चुने, अच्छी गवर्नमेंट बने, तो हमने जो सपना देख रहा है, हमने जो प्रयास कर रहा है, एक अच्छी वन ऑफ द
डेवलप स्टेट बनाने के लिए वो पूरा हो जाएगा। मैं सभी से यही विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग आइए, वोट डालिए और अपना मनोनीत जो प्रार्थी है उनको चयन कीजिए, सो दैट उनका कंट्रीब्यूशन हमारा डेवलपमेंट का काम में बहुत बहुत हेल्प हो। धन्यवाद सर। तो ये थे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात किया। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खासकर उत्तराखंड पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ आर्थिकी के तमाम साधन भी हैं। हमारे पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी आर्थिकी बढ़ा सकते हैं और इसका फ़ायदा पूरे देश दुनिया को भी होगा। कैमरे के साथ रोहित सोनी, ईटी भारत, देहरादून। सर, इसके अलावा कुछ और विशेष, कुछ और हम नया कर रहे हैं? हाँ, अभी काफ़ी चीज़ हमारा इंस्टीट्यूट में अभी होने जा रहा है एंड उसके भी हम अब उसके भी थोड़ा उन लोगों का भी विचार क्या क्या चल रहा है। हाँ। मैंने प्रॉब्लम को पोज किया है जे हमारा अगला 5 साल में किस तरह से इंस्टीट्यूट का मैंडेट होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होना चाहिए।